एवरीवन, सो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज से हम लोग अपना इंडस्ट्रियल लॉस का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता होगा इसमें अपने पास कितने चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स है, ठीक है। वेटेज कितना है इसका, वेटेज है इसका 15 मार्क्स का। अब जो 5 चैप्टर्स है उसमें से जो आपका एक चैप्टर है कोड ऑन वेजेस, वो अकेले चैप्टर का वेटेज जो है वो 15 मार्क्स में से कितना है, 5 मार्क्स। और जो बाकी के 4 आपके चैप्टर्स रहते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, ईपीएफ है ना, ईएसआई और ग्रेचुइटी, इनका जो आपका वेटेज रहता है वो कितना रहता है, वो आपका रहता है 10 मार्क्स का। मतलब वो 4 चैप्टर्स का वेटेज 10% गिवन है और ये अकेले चैप्टर का वेटेज 5% आपको 5 मार्क्स का गिवन है। अब अगर आप जाके जो आपके पास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह को एनालाइज करोगे तो उसमें आपका एक क्वेश्चन है जो आपका इंडस्ट्रियल लॉज वाले टॉपिक में से पूरा आता है 14 मार्क्स का, मतलब 7 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली किसका आ रहा होता है, कोड ऑन वेजेस का आ रहा होता है, ठीक है। एक पेपर है जिसमें कोड ऑन वेजेस का नया आया है, इसके अलावा बाकी जो सारे अपने 22 सिलेबस वाले पेपर्स अगर आप देखोगे तो उसमें सब में ही आपको एक पैटर्न दिखेगा कि कोड ऑन वेजेस में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है, ठीक है। जो अपना ए वाला पार्ट है मोस्टली वही वाला आपका कोड ऑन वेजेस से आ जाता है। और जो आपका सेकंड वाला पार्ट होता है ना, उस सेकंड वाले पार्ट में से वो चारों चैप्टर्स में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये वाला जो चैप्टर है वो हमें अच्छे से करना है, बिकॉज 99% चांसेस है कि एक क्वेश्चन आपका इसमें से पक्का आएगा ही आएगा। और आपको पता है वेटेज इसका ज्यादा आपको दे रखा है, ठीक है, तो 5% दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन तो आपको पता है 7 मार्क्स का आता है। तो इसमें से एक आप मान के चलो कि आपका जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस है 99% कि इस चैप्टर में से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। और बाकी के जो 4 चैप्टर्स है वो चारों में से किसी भी एक चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो बेटर है पहले हम इसी चैप्टर को करके अपने 7 मार्क्स कर लें और फिर जो अपने 4 चैप्टर्स रहेंगे वो अपने सिर्फ एक 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए हमें पढ़ना होगा, ठीक है। मतलब उसके बाद में अपना जो पूरा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल लॉ जो है बेसिकली उसमें थोड़ी सी ना याद करने की चीजें आपकी ज्यादा रहती हैं, बट ठीक है, छोटे छोटे से चैप्टर्स है अपने हो जाएंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कोड ऑन वेजेस, ठीक है, ये जो आपका कोड ऑन वेजेस वाला आपका चैप्टर है, कोड ऑन वेजेस एक्चुअली 2019, मतलब ये जो आया था कोड ये 2019 का है, बेसिकली इनैक्टेड 2020 में हुआ था, ये उस टाइम का है। लेकिन ये तब जब आया था तब ये एप्लीकेबल नहीं हुआ था, तब ये एप्लीकेबल नहीं हुआ था। ये एप्लीकेबल अभी रिसेंटली देखो कब एप्लीकेबल हुआ है, ये आपका एप्लीकेबल हुआ है 21 नवंबर 2025 से, यानी इससे पहले कोड था बट अप्लाई नहीं हुआ था, ठीक है। ये जो आपकी डेट दे रखी है ना 21 नवंबर 2025, इससे जो है काफी नए लेबर कोड्स हैं जो कि एप्लीकेबल हुए हैं। हम आगे जब चैप्टर्स की बात करेंगे मैं आपको वहां पे भी बताऊंगी, बट अभी तक अपने एज सच जो है अपने स्टडी मैट में उसको कवर नहीं किया गया है, बट इसको जो है वो कवर किया हुआ है, तो ये हमें अच्छे से देखना है। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है कि 21 नवंबर 2025 से जो है ये इफेक्टिव है, केम इनटू फोर्स, मतलब ये एप्लीकेबल हो चुका है। अब देखो बेसिकली अगर आपको पता होगा अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं हमने एक्ट पढ़ा है, कहीं पर भी हमने कोड वर्ड नहीं पढ़ा है। हमने सब जगह पे क्या वर्ड पढ़ा है, हमने सब जगह पे एक्ट वर्ड पढ़ा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड, क्या डिफरेंस होता है, देखो एक्ट क्या होती है स्पेसिफिक एक टॉपिक पे होती है, कोड क्या होता है, कोड का मतलब होता है कंसोलिडेशन ऑफ एक्ट्स, यानी कि बहुत सारी सिमिलर टाइप की एक्ट्स को हम क्या कर देते हैं एक ही कोड के अंडर डाल देते हैं, मतलब हम उनको कंबाइन करके एक साथ कर देते हैं। जैसे अब आप मुझे एक बात बताओ, आपकी इतनी सारी अलग अलग एक्ट्स है तो क्या अलग अलग एक्ट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स बना दे, अगर आपकी 15 एक्ट्स है तो क्या आप 15 सब्जेक्ट बना दोगे उसके, नहीं। आप क्या बोलते हो भाई इतनी सारी अलग अलग लॉज हमें पढ़नी है तो लॉ नाम का एक सब्जेक्ट बनाओ और उसमें वो सारे चैप्टर्स डाल दो। तो हमने यही तो किया ना, अलग अलग एक्ट्स को कंबाइन करके हमने एक बुक बना दिया जिसका नाम हमने लॉ की बुक दे दिया। सिमिलरली वैसे ही क्या होता है, जो सिमिलर टाइप्स की एक्ट होती है ना, पहले क्या थी वो अलग अलग थी। एक बार आप यहाँ पे देखो, पहले जो थी ना वो ये वाली सारी एक्ट्स थी। कौन कौन सी एक्ट्स थी अपने पास में, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट थी, ठीक है। देखो नाम क्या है, कोड ऑन वेजेस, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कौन सी वाली एक्ट्स जो होंगी वो इसमें आएंगी वेजेस से रिलेटेड, ठीक है। जो हम वेजेस पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, उससे रिलेटेड जो भी एक्ट्स बनी हुई थी। तो पहले ये अलग अलग सारी एक्ट्स बनी हुई थी। पहली कौन सी है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, दूसरी है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये सारी अलग अलग एक्ट्स बनी हुई थी। फिर इनको रियलाइज हुआ यार कि यार ये सारी अलग अलग एक्ट्स हैं लेकिन ये एक ही टॉपिक पे बात कर रही है ना, अल्टीमेटली इन सारी एक्ट्स का मतलब क्या है, वेजेस से ही तो रिलेटेड है, ठीक है। चाहे आप वेजेस का पेमेंट करो,
चाहे आप मिनिमम वेजेस डिसाइड करो, बोनस वगैरह भी जो होता है वो उसी से रिलेटेड होता है, इक्वल रेम्युनरेशन में भी रेम्युनरेशन ही आ रहा है एक तरीके से। तो फिर क्या किया गया इन्होंने, इन सारे अलग अलग एक्ट्स को तो हटा दिया, ठीक है, और एक कोड बना दिया जिसका नाम क्या रख दिया, कोड ऑन वेजेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, कोड ऑन वेजेस क्या है, अमेंड करता है और कंसोलिडेट करता है द लॉ रिलेटिंग टू वेजेस एंड बोनस एंड कनेक्टेड मैटर्स। वेजेस और बोनस से रिलेटेड जो भी एग्जिस्टिंग ये 4 लॉज बनी हुई थी, ये सारी के सारी लॉज में जो भी चेंजेस करने थे वो चेंजेस करते हुए इसको इसने अपने अंदर कंबाइन करके पूरा एक ही कोड बना दिया। अब इसी कोड के अलग अलग जो है चैप्टर्स हैं, और अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग जो टॉपिक से बात करते हैं। जैसे एक टॉपिक हम बात करेंगे जहाँ पे हमें मिनिमम वेजेस पढ़ना होगा, एक टॉपिक पे हमें क्या पढ़ना होगा, पेमेंट ऑफ वेजेस पढ़ना होगा, एक टॉपिक पे हमें बोनस पढ़ना होगा। इस तरीके से अलग अलग चैप्टर्स हमें गिवन है, तो एक ही पढ़ लो, सही बात है ना, अलग अलग 4 पढ़ने से अच्छा एक ही साथ कंबाइन करके पढ़ लो। तो आपको डिफरेंस समझ में आया बिटवीन एक्ट एंड कोड। अच्छा, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। कोड ऑन वेजेस क्या हो गया, सिंगल कंसोलिडेटेड लॉ कंबाइंस एंड रिपील्स। इसका मतलब ये जो 4 एक्ट्स है ना, अब ये 4 एक्ट्स हट गई हैं, ठीक है, ये 4 एक्ट्स अभी नहीं है, तो अभी अपने पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, कोड ऑन वेजेस ही है। तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन सी 4 एक्ट्स हट गई हैं कोड ऑन वेजेस आने की वजह से, या नॉर्मली भी आपसे क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ सकता है। तो कौन सी 4 एक्ट है, पहला पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। ठीक है, तो अब जो हम कोड ऑन वेजेस पढ़ेंगे उसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो यही चारों से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, बिकॉज इनको हटा के कंबाइन ही तो किया है, और क्या किया है। अब सबसे पहले हमें एक दो डेफिनेशंस यहाँ पे देखनी होंगी, डेफिनेशंस थोड़ी सी आपको याद करनी होंगी, ठीक है। वैसे डायरेक्टली कभी पूछता नहीं है, पर हो सकता है कभी पूछ ही ले, है ना। तो अब यहाँ पे इस वाले एक्ट में वेजेस के डेफिनेशन क्या है। अच्छा, एक और चीज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इंडस्ट्रियल लॉ में, अलग अलग चैप्टर्स, देखो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल लॉ लेबर से रिलेटेड है, ठीक है, वर्कर्स से रिलेटेड है। यहाँ पे हम अलग अलग बातें करेंगे, तो जो एम्प्लॉयज वगैरह है उनके बेनिफिट के लिए है ना। तो यहाँ पे जो कुछ कुछ टर्म्स है वो हर एक एक्ट में सेम होंगे, जैसे एम्प्लॉय, वर्कर, वेजेस, ये आपको अलग अलग जितने भी हम एक्ट्स पढ़ेंगे सब में दिख जाएगा। अब सब में डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ कुछ डिफरेंस है, तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में जब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे पूछेगा वेजेस की डेफिनेशन लिखो एज पर कोड ऑन वेजेस, कभी कभी वो आपसे पूछेगा वेजेस की डेफिनेशन लिखो एज पर ईएसआई एक्ट, ठीक है। तो वो अलग अलग चीजें आपको थोड़ी सी याद यहाँ पे रखनी होंगी। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग वेजेस के डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। वेजेस हम लोग जानते हैं, भाई बंदा काम करेगा, हम उसको बदले में जो पैसा देंगे, दैट इज वेजेस। तो इसमें सारी रेम्युनरेशन आ जाएगी। अब चाहे इसमें सैलरी आ जाए, अलाउंसेस जो हम एक्स्ट्रा देते हैं वो आ जाए, या अदरवाइज किसी भी नाम से आ जाए, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी या केपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस, या तो मनी में या हम मनी में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अल्टीमेटली किसको हम पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, ठीक है। तो बेसिक है, मेनली आपको याद रखना है कि इसमें क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है, वेजेस के डेफिनेशन में। तो वेजेस के डेफिनेशन में 3 चीजें इंक्लूड होती है, याद कर लो, बेसिक, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस, ठीक है। तो बेसिक, डीए और आरए, ये 3 चीजें वेजेस के डेफिनेशन में आएंगी। बेसिक पे डियरनेस अलाउंस, जो आपने महंगाई भत्ता सुना होगा, इन्फ्लेशन वगैरह होता है उसके लिए हम देते हैं, और रिटेन करने के लिए, एम्प्लॉयज को रोकने के लिए अगर कोई अलाउंस वगैरह दिया जा रहा है तो ये तीनों डेफिनेशन में आएंगी। कौन कौन सी, बेसिक, डीए और आरए। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो वेजेस के डेफिनेशन में नहीं आएंगी। अब ये कौन सी चीज है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। अब देखो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कौन से, मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कौन कौन से हैं जो डेफिनेशन में नहीं आएंगे। पहला अपने पास में क्या है, एनी बोनस पेबल। अगर हमने कोई भी बोनस दिया है तो बोनस के लिए अलग प्रोविजंस है। बोनस जो होता है वो डिफरेंट होता है, वेजेस डिफरेंट होती है, ठीक है। बोनस हम एक्स्ट्रा, अगर हमारा कोई प्रॉफिट हुआ है, मतलब एम्प्लॉयर का कोई प्रॉफिट हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा बोनस देगा अपने एम्प्लॉयज को, वो वेजेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने कोई हाउस अकोमोडेशन दिया है, मतलब रहने करने के लिए कुछ घर वर दिया है, ठीक है, तो वो जो फैसिलिटी है, या वहां पे लाइट, वाटर, मेडिकल कोई फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, कोई अदर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है, तो वो सब चीजें वेजेस में नहीं आएंगी। मतलब आपको याद रखना है जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है ना, वो सब वेजेस में नहीं आएंगे। वेजेस में ओनली ये 3 चीजें आती है, बेसिक, डीए, आरए, बात खत्म, ठीक है। बट आपसे 7 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वेजेस में क्या आता है और क्या नहीं आता है, तो आपको थोड़ा सा याद करके ये सारे नाम लिखने होंगे। अच्छा, आपने सुना होगा एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे कंट्रीब्यूशन भी देता है, ठीक है। जैसे हम आगे अपने चैप्टर भी आएगा
ठीक है, पेंशन फंड में, प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, इनके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह बन रहा है तो ये सब चीजें हैं, ये भी इंक्लूड नहीं होंगी वेजेस में। कोई कन्वेंस अलाउंस दिया है भाई ट्रैवलिंग वगैरह के लिए, कोई कन्वेंस अलाउंस वगैरह दिया है, ट्रैवलिंग कंसेशन दिया है, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। ये सारे नाम नाम याद कर लो आप। कोई भी स्पेशल एक्सपेंसेस जो है वो दिए हैं, अगर हमने कोई भी स्पेशल एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो दिए हैं उसको, हाउस रेंट अलाउंस हमने उसको दिया है, रेम्युनरेशन अगर हमने दिया है, क्यों दिया है, अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। जैसे मान लो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया था, ठीक है, अब कोई डिस्प्यूट हो गया था तो वहां पे बात कोर्ट में जाती है या आर्बिट्रेशन में जाती है, वहां पे वो बोलते हैं कि भाई एम्प्लॉयर को कि भाई तुम एम्प्लॉय को क्या करो, कॉम्पनसेशन पे करो या कुछ एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन या कुछ पैसा पे करो। तो वो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हुआ या वो केस जीत गया है उस वजह से उसको पे करना पड़ रहा है, ठीक है, पैसा एम्प्लॉय को। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो पैसा दिया है आपने कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, या कोई केस वेस हुआ है उसमें एम्प्लॉय को कोई पैसा दे रहा है, कॉम्पनसेशन दे रहा है, तो वो भी वहां पे इंक्लूड नहीं होगा, वो वेजेस नहीं है ना बेसिकली। ओवर टाइम काम कर रहा है तो ओवर टाइम अलाउंस अगर है तो वो भी वेजेस नहीं माना जाएगा। कोई एक्स्ट्रा वो कमीशन दे रहा है एम्प्लॉय को तो वो भी वेजेस नहीं माना जाएगा। ग्रेचुटी अगर वो दे रहा है, ग्रेचुटी बेसिकली हम देते हैं जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा होता है, इसका भी अपना आगे टॉपिक आएगा, ठीक है, अलग ही चैप्टर में। तो ग्रेचुटी, ठीक है, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। और रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन या अदर रिटायरमेंट बेनिफिट, मान लो एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो रहा है तो हमने कोई बेनिफिट दे दिया, या हमने उसको कंपनी से निकाल दिया, मान लो हमें जरूरत नहीं है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई कंपनी में काम नहीं है, एम्प्लॉय ज्यादा है, तो आपने सुना होगा कंपनी ले ऑफ करती है, रिट्रेंचमेंट करती है, मतलब अपने एम्प्लॉयज को निकाल देती है, नोटिस आ जाता है कि आपको नहीं आना है। तो उसके लिए कंपनी कभी कभी क्या करती है, अलाउंस भी देती है कि भाई हमने आपको निकाल दिया जॉब से तो हम आपको एक तरीके से कॉम्पनसेट करने के लिए अलाउंस दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें डेफिनेशन में कवर नहीं होंगी, ये आप याद कर लेना, 7 मार्क्स में आ सकता है। अब एक दो चीजें आपको पढ़नी है यहाँ पे, देखो नोट में। अब वैसे तो यहाँ पे क्या कहा था कि ये सब चीजें वेजेस का पार्ट नहीं बनेंगी, बट ये नोट हम कह सकते हैं एक्सेप्शन है। ये नोट हम क्या कह सकते हैं, एक्सेप्शन है एक तरीके से। कैसे, देखो क्या बोल रहा है, पेमेंट्स अंडर ए से लेके आए तक, जो यहाँ पे ए से लेकर आए है, ये सारा ए से लेकर और ये यहां तक आए तक, ये जितने भी पेमेंट्स हैं, ये क्या बोल रहा है कि अगर ये वाले सारे पेमेंट्स जो हैं वो अबव हैं, मतलब यहाँ पे क्या बोला, एक्सीड कर रहे हैं 50% ऑफ टोटल रेम्युनरेशन से, तो एक्सेस अमाउंट को वेजेस माना जाएगा। इसका मतलब क्या बोला, आपने सुना होगा कभी कभी कि एम्प्लॉयर वगैरह जो होते हैं ना वो चालाकी करते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिक सैलरी को तो, बेसिक पे को तो वो कम रखते हैं, ठीक है, और बाकी जो ये एक्स्ट्रा बोनस बोनस करके या कोई एक्स्ट्रा फलाने अलावेंसेस करके ऐसे करके मतलब कॉम्पेंसेट करते हैं। जैसे अगर मुझे मेरे एम्प्लॉय को 50,000 रुपए पे करना है, तो मैं क्या यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैंने क्या बोल दिया, 25 तो तुम क्या ले लो, या फिर 20 तो तुम क्या ले लो, 20 तो तुम ले लो यहाँ पे बेसिक पे, ठीक है, और 30,000 मैं तुम्हें इस तरीके से एक्स्ट्रा पे कर दूंगी, बोनस बोल के या ट्रैवलिंग अलाउंस बोल के या हाउस रेंट बोल के, कुछ भी बोल के मैं तुम्हें 30,000 एक्स्ट्रा पे कर दूंगी। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, बिकॉज देखो क्या होता है, जितने भी सारे बेनिफिट्स होते हैं ना, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, लाइक जो आपका ईएसआई का पैसा हो गया है या पीएफ का पैसा हो गया है, वो सारे पैसे बेसिक पे कटते हैं, मतलब वेजेस पे काउंट होते हैं वो। तो वो वेजेस को कम रखना चाहते हैं ताकि उनको आगे जो पेमेंट करना पड़े ना एम्प्लॉय के फेवर में, वो भी कम ही करना पड़े। तो वो वेजेस कम रखते हैं और ये बाकी सब चीजें बढ़ा के दे देते हैं। तो ये तो एक तरीके से वो चीटिंग कर रहे हैं, है ना, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कम करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि भाई ऊपर ए से लेके आई तक अगर आप ये सारे जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि नॉर्मली वेजेस नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर ये 50% से ज्यादा हो जाते हैं ना टोटल के, अब जैसे यहाँ पे टोटल कितना है 50 और वो सब बेनिफिट्स कितने हो गए 30,000 के हो गए, तो ऑब्वियसली बात है 50% से ज्यादा ही हो गए। तो अगर ये 50% से ज्यादा हो जाते हैं तो कितने ज्यादा है 50% से, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 50% अपना कितना होता है 25,000, तो 25,000 से कितने ज्यादा है आपके 5,000, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो क्या मान लिया जाएगा, वो वेजेस मान लिया जाएगा। ठीक है, तो 50% से एक्सीड करते ही एक्स्ट्रा अमाउंट को आप वेजेस मान लोगे। इसके बाद क्या बोला, आगे जाके अपना एक टॉपिक आएगा इक्वल रेम्युनरेशन वगैरह का। बेसिकली क्या बोला जाता है, इस वाले कोड में भी ये बोला गया और पहले अपने पास एक एक्ट भी थी कि भाई इक्वल वेजेस पे करो आप, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो वो इक्वल पे करने के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं कि भाई इक्वल पेमेंट मिल जाए, किसको, मेल को भी और फीमेल को भी, उसके लिए हम डी एफ जी और एच, देखो कौन कौन से हैं, डी एफ जी और एच,
ये वाले बेनिफिट मतलब कन्वेंस, हाउस रेंट, रेम्युनरेशन, अवार्ड सेटलमेंट वाला और ओवर टाइम अलाउंस, अगर हम ये सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, और ये हम क्यों दे रहे हैं कि भाई जो जेंडर्स है उनको इक्वल पे मिल जाए, मेल और फीमेल को इक्वल पे मिल जाए, अगर हमने वो इक्वल करने के लिए ये वाले बेनिफिट्स दिए कि भाई इनको इक्वल पैसा मिल जाए, तो फिर हम इसको वेज में काउंट करेंगे, तो फिर हम उसको वेज मान लेंगे। अच्छा, मान लेते हैं अगर एम्प्लॉय को कोई वेजेस कैश में ना मिलकर काइंड में मिल जाती है, तो अगर उसको काइंड में मिल जाती है तो क्या बोला है, इट्स वैल्यू अप टू 15% ऑफ टोटल वेजेस ट्रीटेड एज वेजेस, यानी कि आपने जो आप काइंड में आपको मिला, तो काइंड में आपको जो भी मिला उसकी आप वैल्यू देख लो कि भाई कितनी वैल्यू का आपको जो है प्रोडक्ट्स, मान लो कि एम्प्लॉय ने कुछ सामान वामान दिया, खाने का कुछ दे दिया, लाइक राइस दे दिया, व्हीट दे दिया, इस तरीके से कुछ दे दिया आपको, या कुछ और बेनिफिट दे दिया काइंड में, तो जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, जो उसकी वैल्यू है, तो क्या बोला है यहाँ पे, उसकी वैल्यू अप टू 15% ऑफ टोटल वेजेस, उसकी वैल्यू अप टू 15% ऑफ टोटल वेजेस, वो क्या मान लिया जाएगा, वो वेजेस मान लिया जाएगा। मतलब अगर हमने आपको कुछ काइंड में दिया है, तो काइंड में जितना हमने आपको दिया है, तो उसका 15% जो होगा, 15% किसका, टोटल वेजेस का, 15% ऑफ टोटल वेजेस की जो वैल्यू है, वो काइंड वाली वैल्यू वो वेजेस मान ली जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला, यहाँ पे ये अपनी डेफिनेशन किसकी कंप्लीट हो गई, वेजेस की अपनी डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, एम्प्लॉय की डेफिनेशन के ऊपर। अब भाई एम्प्लॉय यहाँ पे किसको बोला गया, बिकॉज ये जो हम पूरा कोड पढ़ने वाले हैं, ये अल्टीमेटली एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए तो है, जगह जगह पे यहाँ पे एम्प्लॉय वर्ड यूज होगा, तो एम्प्लॉय वर्ड यहाँ पे यूज होगा, तो यहाँ पे कौन से एम्प्लॉयज आ रहे हैं, सब टाइप के एम्प्लॉयज आ रहे हैं यहाँ पे, एनी पर्सन, लेकिन कौन नहीं आएगा, अदर देन अप्रेंटाइज अंडर अप्रेंटाइज एक्ट। देखो अप्रेंटाइज एक्ट में जो अप्रेंटाइज होता है, अप्रेंटाइज बेसिकली होता है ट्रेनी, अप्रेंटाइज क्या होता है, ट्रेनी, और अप्रेंटाइज एक्ट में जो ट्रेनी है, इसका मतलब है कि भाई उस एक्ट में एक तरीके से हम कह सकते हैं कंपलसरी कर दिया गया कि भाई ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है, तब जो ट्रेनी है उसको एम्प्लॉय नहीं मानोगे ना यहाँ पे, बिकॉज एक्ट वाला ट्रेनी है, मतलब उसके लिए ट्रेनिंग कंपलसरी है, तो वो एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। तो एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड ऑन वेजेस बाय एस्टैब्लिशमेंट टू डू एनी, यानी किसी एस्टैब्लिशमेंट ने किसी पर्सन को एम्प्लॉय करा है, और वो क्या काम कर रहा है, वो हर टाइप का काम कर सकता है, चाहे वो स्किल्ड काम कर रहा है, सेमी स्किल्ड काम कर रहा है, अनस्किल्ड काम कर रहा है, मैनुअल कोई काम कर रहा है, ऑपरेशनल काम कर रहा है, सुपरवाइजरी काम कर रहा है, मैनेजेरियल काम कर रहा है, या एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लेरिकल, इसका मतलब कोई भी टाइप का काम कर रहा है वो, ठीक है, कि स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, क्या है, मैनुअल है, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव है, सब सब कुछ कवर है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला है, अच्छा एक और चीज है, ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन डिक्लेयर्ड एज एम्प्लॉय बाय एजी। अब एजी कौन है, एजी यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, इसमें बोला है अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और किसी पर्सन को भी बोलते कि भाई इसको भी हम एम्प्लॉय मानेंगे, तो उसको भी मान लेना, वरना ये सब लोग जो हैं ये वाले काम कर रहे हैं वो तो एम्प्लॉय माने जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन इसमें कौन नहीं आएगा, नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, एनी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, मतलब आर्मी वगैरह वाले जो लोग होते हैं यूनियन के, वो नहीं माने जाएंगे एम्प्लॉय, बाकी सब एम्प्लॉय माने जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पे एम्प्लॉय था, अब एक तो एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय में तो सब कुछ आ गया, लेकिन वर्कर, अगर कहीं कहीं पर आपको स्पेसिफिकली वर्ड दिख जाए कोड में वर्कर की बात हो रही है, तो वर्कर में कौन आएगा, देखो वर्कर की डेफिनेशन में क्या बोला, अगेन एनी पर्सन एक्सेप्ट अप्रेंटाइज, वही अप्रेंटाइज वाला जो आपका है अप्रेंटाइज, उसको हटा दो, एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, हमने उसको कहां पर अपॉइंट करा है, किसी भी इंडस्ट्री में, क्या काम करने के लिए। अब देखो इसके जो काम है वो कौन कौन से वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, काम है मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल, सुपरवाइजरी वर्क, ठीक है, ऑलमोस्ट जो हमने ऊपर बात किया था वही वाली चीजें हैं। और क्या बोला इसमें, और कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे, जो वर्किंग जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं वो भी वर्कर माने जाएंगे, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स डिसमिस्ड या रिट्रेंच एम्प्लॉयज इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैटर्स। मान लो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैटर चल रहा है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट के चलते हुए या डिस्प्यूट हो गया था, इस वजह से जो एम्प्लॉयर है उसने किसी एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर दिया, मतलब निकाल दिया जॉब से, अब वो मैटर चल रहा है भाई एक्ट में, कोर्ट में, तो वो वाला जो पर्सन था जिसको निकाल दिया गया था इस तरीके से भाई डिस्प्यूट होते हुए, तो उस वाले पर्सन को भी हमें इंक्लूड करना है इन दिस डेफिनेशन, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया। अब आपको इसमें ये याद रखना है कि भाई वर्कर में कौन नहीं आता है, कौन कवर नहीं है, तो अब देखो ध्यान से सुनो, क्या बोला, एक तो कौन कवर नहीं है,
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले लोग, इनको वर्कर्स थोड़ी बोलेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद जो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं और जो एम्प्लॉय होते हैं प्रिजन, जो जेल वगैरह होती है उनमें जो एम्प्लॉयज वगैरह काम करते हैं या पुलिस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जनरली, इनको भी हम वर्कर्स नहीं मानेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो ऊपर आपको याद होगा एम्प्लॉय में आया था। एम्प्लॉय में याद है हमने बात की थी कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करते हैं वो भी एम्प्लॉय माने जाएंगे, लेकिन वर्कर नहीं माने जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वर्कर वो बंदा नहीं होगा जो मैनेजेरियल कैपेसिटी में या एडमिनिस्ट्रेटिव, देखो वो थोड़ा सा हाई लेवल का बंदा हो गया, तो वो एम्प्लॉय है, वो वर्कर नहीं माना जाएगा। तो जो कौन से में है, मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है, वो आपका यहाँ पे वर्कर नहीं माना जाएगा। या फिर वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है, सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है और उसकी वेजेस एक्सीडिंग 15,000 रुपए पर मंथ है, तो वो भी वर्कर नहीं माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, देखो इसमें है ना जो आपकी इंडस्ट्रियल लॉज है इसमें थोड़ी चीजें याद रखने की ज्यादा होती है। तो जो बच्चे इजीली रट्टा मार पाते हैं, याद कर पाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये वाला जो टॉपिक होता है पढ़ना इजी होता है। तभी मैंने आपको कहा है कि इसको आप एंड में ही रखना। बाकी जितनी भी चीजें हमने चैप्टर्स पढ़े उसमें थोड़ा सा क्या है, कंसेप्चुअल चीजें भी है ना। यहाँ पे आप डेफिनेशन यार याद करनी पड़ेगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा वैसे रहता है। चलो, अब डेफिनेशंस तो अपनी यही आपको मेनली याद करनी है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो अपना प्रॉपर चैप्टर है। अब देखो आपको याद होगा अपने पास 4 एक्ट्स थे, जिन चारों एक्ट्स को हटा के किस में आए थे हम लोग, कोड बनाया था हम लोगों ने। तो सबसे लास्ट में आपको याद है कि भाई इक्वल रेम्युनरेशन, मतलब इक्वल रेम्युनरेशन वाली जो चीज थी उसके लिए एक टॉपिक डाल दिया इस कोड में। बस इतना सा टॉपिक है आपको पढ़ना है कि भाई आप जेंडर के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करोगे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। यानी कि भाई सिंपल सी चीज है, जेंडर के बेसिस पे भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके जो है एम्प्लॉय है, एक मेल है एक फीमेल है, तो आपको ये दोनों इक्वल लेवल का काम कर रहा है, इक्वल पोजीशन पे है, तो जस्ट ये मेल है तो हम इसको पैसे ज्यादा पे करेंगे, ये फीमेल है तो हम इसको पैसे कम पे करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ये बोलता है सेक्शन 3 ऑफ दिस कोड, ठीक है। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन एनी एस्टैब्लिशमेंट यूनिट अमंग एम्प्लॉयज ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, ठीक है। किस बेसिस पे भाई, वेजेस, वेजेस वगैरह जो है आप ज्यादा कम नहीं दोगे, बस ये देखते हुए कि ये जेंडर है। भाई अगर वो इक्वल काम कर रहा है तो आपको क्या मतलब है मेल है कि फीमेल है, ठीक है। सेम या सिमिलर वर्क होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। भाई एक बंदा काम ही कम कर रहा है दूसरे वाले से, तो ऑब्वियस है तब उसको कैसे सेम पे करोगे, है ना। लेकिन सेम टाइप का, सिमिलर टाइप का काम कर रहा है बंदा, फिर भी आप जस्ट मेल को ज्यादा पे कर रहे हो, फीमेल को कम पे कर रहे हो, या उल्टा कर रहे हो, भाई फीमेल हमें ज्यादा प्यारी है तो हम फीमेल को ज्यादा पे करेंगे, मेल को कम पे करेंगे, दोनों ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मान लो एम्प्लॉयर जो है वो बहुत शाना है, उसको दिख गया कि भाई अच्छा इनको इक्वल पे करना चाहिए अब हमें, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं जो मेल्स वगैरह थे ना उनकी सैलरी थी लेट्स से 20,000 की, और जो फीमेल्स थी उनकी सैलरी कितनी थी 18,000 की। अब बोल दिया इक्वल करना है, तो इन्होंने इक्वल करने के चक्कर में मेल्स की सैलरी भी 18,000 कर दी। इसका मतलब हमने सैलरी कम करके इक्वल कर दिया। भाई गधे हो क्या, ऐसे काम नहीं करने आपको। एम्प्लॉयर जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकता है रेट ऑफ वेजेस, ठीक है। भाई एम्प्लॉय की जो वेजेस कम कर दी जस्ट बिकॉज आपको इक्वल करना है कि भाई देखो हमें तो तुमको फीमेल के इक्वल करना था तो हम क्या करते, हमें कम करना पड़ा। फालतू बातें मत करो, आप किसी की वेजेस नहीं कम कर सकते, आप फीमेल की बढ़ा दो, ठीक है। या फिर क्या बोला, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है वाइल रिक्रूटिंग। कभी कभी क्या होता है कि भाई जब हम अपॉइंटमेंट कर रहे होते हैं वहां पे भी जो आपका रिक्रूटर है, एचआर वगैरह है, वो ये सोच लेता है कि अच्छा ये जॉब के लिए 2 कैंडिडेट्स है, दोनों ही फिट है, दोनों के पास डिग्री है, दोनों के पास ही एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या करता है वहां पे भी अपॉइंटमेंट में डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कि भाई मेल को अपॉइंट कर लिया, फीमेल को अपॉइंट नहीं किया। या तो हमने अपनी पॉलिसी बना दी कि हम फीमेल को तो लेंगे ही नहीं बिल्कुल ही, जब तक एकदम होता है ना कि भाई बहुत ही एकदम वर्स्ट सिनेरियो है कि भाई मेल अवेलेबल ही नहीं है तो हम फीमेल को लेंगे, तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी, वो आपको नहीं करना है। बट हाँ कुछ कुछ ऐसे जॉब्स होती हैं लाइक नाइट शिफ्ट्स हो गई, या कुछ ऐसा आपका लेबर वाला वर्क हो गया जहाँ पे फीमेल्स काम नहीं कर सकती है, तो वो अलग बात है, वहां पे ऑब्वियस सी बात है ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हो फीमेल्स का। बट अगर नॉर्मली जहाँ पे दोनों काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है, फॉर सिमिलर या सेम वर्क। चलो ये तो अपना हो गया सेक्शन 3। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो अपना टॉपिक है मिनिमम वेजेस। यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मिनिमम वेजेस। देखो
आपको पता है कि भाई जो एम्प्लॉयर है उसकी हमेशा क्या मेंटालिटी रहती है, उसकी हमेशा मेंटालिटी रहती है कि भाई ये मजदूर लोग हैं, ये वर्कर्स लोग हैं, ये एम्प्लॉयज हैं, जो भी है, हम इनको कम से कम पैसा दें। ठीक है भाई, वो काम कर रहा है तो क्या हो गया, करता रहेगा, हम तो कम से कम, निकलता ही नहीं है हमारी जेब से पैसा। तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि यार ऐसे तो ये लोग जो है वो पैसा देंगे ही नहीं, मजदूरी कराते रहेंगे, इतना इनसे काम करवाते रहेंगे, पैसा देंगे नहीं, तो ऐसे नहीं चलता है। तुम्हें मिनिमम वेजेस कुछ ना कुछ फिक्स करनी होंगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, यानी कि जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर दी कि भाई जैसे पर आर है तो पर आर की रेट कम से कम 300 रुपए रहेगी या 200 रुपए रहेगी, ऐसे मिनिमम रेट वो फिक्स कर देते हैं। हम आगे पढ़ेंगे ये सब। तो यहाँ पे बोला है कि जो भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करी है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कौन फिक्स करेगा, एजी, याद रखना एजी अपना कौन है, एजी अपना यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करी है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अच्छा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, देखो या तो सीजी होगी या तो एसजी होगी। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि जो है वो एसजी ही होती है, लेकिन कुछ कुछ जैसे डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं जहाँ पे, जैसे आपको पता होगा रेलवेज हो गए, माइंस वगैरह हो गए, ये सब में अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ही आता है। ठीक है, बाकी जो नॉर्मली है उन सब में अपना कौन आता है, एसजी ही आता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी है सीजी है या एसजी है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री जो भी है अपना, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी जो है वो रेट नोटिफाई करेगी, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, और जो भी एम्प्लॉयर वगैरह होगा वो उस मिनिमम रेट से कम पेमेंट कर सकता है क्या, नहीं, वो उस मिनिमम रेट से कम पे पेमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे आपको बताया है कि फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस की कैसे फिक्स करेगी। अच्छा, कौन फिक्स करेगी, सबसे पहले एजी फिक्स करेगी। एजी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो सीजी भी हो सकती है, एसजी भी हो सकती है। एजी फिक्स करेगी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। अच्छा, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो हम फिक्स कर सकते हैं वो या तो पीस वर्क के लिए फिक्स कर सकते हैं या टाइम वर्क के लिए। टाइम वर्क तो बहुत सिंपल है, हमने फिक्स कर दिया भाई पर आर की रेट या पर डे की क्या रेट रहेगी। ठीक है भाई, पर आर अगर आप काम करते हो तो आपको 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए पर आर मिलेगा, या पर डे अगर आप पूरा दिन काम करते हो तो आपको 500 रुपए मिलेगा या 1000 रुपए मिलेगा। तो इस तरीके से मिनिमम, जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि मिनिमम जो भी गवर्नमेंट को लगता है अपने अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग या अपने अपने जो भी डिपार्टमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वो फिक्स कर देगा। ठीक है, अलग अलग। और इस तरीके के क्या होता है कि भाई जो अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, सबके अलग अलग रेट्स होती है, हर टाइप के काम के लिए मिनिमम रेट सेम नहीं हो सकती ना, तो ये नोटिफिकेशन वगैरह निकालती रहती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी रेट फिक्स करी है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, तो टाइम वर्क की हो गई। अब टाइम वर्क की आर के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, डे के अकॉर्डिंग, और इवन मंथ के अकॉर्डिंग भी हो सकती है कि भाई पर मंथ आपको मिलेगा 20,000 रुपए या 15,000 रुपीज, इस तरीके से। पीस वर्क सिंपल है कि भाई पीस के अकॉर्डिंग जितने आपने यूनिट्स बनाए हैं, जैसे मान लो अगर यूनिट्स आपने भाई एक यूनिट बनाया तो एक यूनिट के आपको मिलेंगे 100 रुपए। ठीक है, 2 बनाए तो ऑब्वियसली बात है 200 मिल जाएंगे, 10 बना लिए तो 1000 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यूनिट के अकॉर्डिंग, पीस के अकॉर्डिंग, जितने पीस बनाते जाओगे सामान की उतने आपको रेट जो है वो डिसाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। तो भाई मिनिमम पीस वेज रेट जो आपकी रहेगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मान लेते हैं कि भाई फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो। अब फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो तो मान लो जो आपका एम्प्लॉयर है उसने आपको बोला कि आपको जो है इतने पीस बनाने हैं, है ना। जैसे नॉर्मली लेट्स से हम एक दिन के 10 पीस बनाते हैं तो 100 रुपए के अकॉर्डिंग अपना कितना बन जाता है, 1000 रुपए बन जाता है। ठीक है, लेकिन किसी टाइम पे हो सकता है कि भाई पावर कट हो गया हो या एम्प्लॉयर की कोई गलती हो, उस वजह से मशीन वगैरह नहीं चल रही है, तो एम्प्लॉय है वो 10 पीस नहीं बना पाया, वो एक दिन में लेट्स से सिर्फ 3 ही पीस बना पाया। तब वो 3 ही पीस बना पाया तो उसको कितने मिलेंगे, सिर्फ 300 रुपए। तो उसका तो लॉस हो गया ना, उसका तो लॉस हो गया। तो क्या बोला कि भाई आप फिर 300 रुपए पे नहीं कर सकते हो, आप कम से कम उतना तो पे करोगे जितना मिनिमम टाइम वर्क का है। जैसे मान लो मिनिमम जो टाइम वर्क की रेट उस जगह के लिए डिसाइड हो रखी है वो 500 रुपए की डिसाइड हो रखी है कि भाई एक दिन का कम से कम 500 रुपए तो मिलना ही चाहिए। तो अगर आपका कैलकुलेट करके 300 आ रहा है तो 300 नहीं मिलेगा, कम से कम 500 तो मिलेगा। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपने मिनिमम पीस वेज जो रेट है अगर वो फिक्स कर भी रखी है, फिर भी
वो मिनिमम कम से कम कितना तो मिलना चाहिए आपको, मिनिमम आपको इक्वल टू टाइम रेट तो मिलना चाहिए। मतलब अगर पीस रेट से आपको ज्यादा मिल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब मिनिमम आपको मिलना चाहिए वो इंश्योर करना है। तो इसीलिए आपको मिनिमम अगर जो है पीस रेट वाला कम मिल रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो उतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए जितना टाइम वर्क के टाइम रेट के अकॉर्डिंग मिलता। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद क्या बोला है कि भाई जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो जो अलग अलग ये मिनिमम रेट्स वगैरह फिक्स करेगी, तो वो क्या क्या चीजें देखते हुए फिक्स करेगी। अब जैसे हमने बात करी कि भाई अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग ही रेट्स होंगी, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या देख के डिसाइड करेगी, भाई ये टाइप का काम है तो इसमें कितनी स्किल की जरूरत है। ज्योग्राफिकल एरिया आपको पता है, कुछ कुछ एरियाज जहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन वगैरह जो है उसके अकॉर्डिंग भी तो देखना होगा ना कि भाई हर एरिया में जो है, हर एरिया में महंगाई सेम थोड़ी होती है, तो हम एरिया के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करेंगे कि मिनिमम जो वेजेस है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये तो कंसिडर करना ही करना है। इसके अलावा वर्किंग कंडीशन वगैरह भी देख सकते हैं कि भाई जैसे मान लो कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे वर्कर जो होते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि अपने जान पे खेल के काम कर रहे हैं, बहुत रिस्की इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह सही से नहीं मिल पा रही, उनको एकदम ग्राउंड के अंदर जाके काम करना पड़ रहा है, ऐसे उल्टी फुल्टी माइंस वगैरह में। तो वो सब देखते हुए भी हम मिनिमम वेजेस जो है वर्किंग कंडीशंस को भी कंसिडर कर सकते हैं फिक्स करते टाइम। तो ये आपका क्या हो गया, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन अपना क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस, सेक्शन 7। मैंने इस पर स्टार इसलिए लगाया हुआ क्योंकि पास्ट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है 7 मार्क्स का कि भाई मिनिमम वेजेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एजी फिक्स करेगा। तो जो मिनिमम रेट ऑफ वेज होती है, चाहे वो फिक्स करी है या आगे जाके रिवाइज भी तो करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि भाई 25 साल पहले जो मिनिमम आपकी रेट थी वो आज भी सेम थोड़ी रहेगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, चेंज तो करोगे आप, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है चेंज करोगे। तो चाहे हम जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम फिक्स कर रहे हैं या हम रिवाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें मतलब मिनिमम वेजेस में आएंगी, कॉम्पोनेंट्स क्या क्या रहेंगे। तो पहला, अब देखो ये 3 है, तीनों में से गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है अपने अकॉर्डिंग कि उसको कि भाई मिनिमम किस अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करना है। तो पहला क्या है, बेसिक रेट आप डिसाइड कर लो, बेसिक रेट, और बेसिक रेट के साथ में आप क्या डिसाइड कर लो, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। मतलब इन दोनों को प्लस करके आप मिनिमम रेट डिसाइड कर लो। तो बेसिक रेट ऑफ वेजेस प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस वही है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन को देखते हुए हमें थोड़ा सा अलाउंस वगैरह जो है वो देना पड़ता है। तो या तो आप इस तरीके से फिक्स कर लो, बेसिक रेट प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, दैट इज व्हाट डीए ओनली। या फिर आप कैसे फिक्स कर लो, बेसिक रेट तो है ही, अब बेसिक रेट के साथ आप चाहे कोला, कोला ये रहा है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, बेसिक रेट में चाहे आप कोला ऐड करो या बिना कोला के आप बेसिक रेट ले लो जैसा भी है। और उसके साथ में गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस विद रिगार्ड टू एसेंशियल कमोडिटी सप्लाइड एट कंसेशनल रेट्स। आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं जो थोड़ा सा बेसिक देने के बाद में कमोडिटीज वगैरह, जो असेंशियल कमोडिटीज वगैरह होती है, भाई खाने वाने की चीजें कुछ प्रोवाइड कर दी, ठीक है, अनाज वगैरह हो गया, राइस गेहूं ये सब चीजें प्रोवाइड कर दी। कंसेशनल रेट, लाइक मार्केट में लेट्स से मिल रहा है 20 रुपीज या 30 रुपीज पर केजी, इन्होंने प्रोवाइड कर दिया 15 रुपीज पर केजी, तो कंसेशन दे दिया ना 15 रुपए का, मार्केट में 30 रुपए का है, आपने 15 रुपीज का कंसेशन दिया, तो वो कितना कंसेशन देना है, तो वो कंसेशनल रेट, कंसेशन जितना आप दे रहे हो वो कंसेशन की कैश वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, इस अकॉर्डिंग वो मिनिमम बता देगा कि मिनिमम बेसिक और मिनिमम कंसेशन कितना आपको देना है, इस तरीके से कमोडिटीज के ऊपर। और एक तीसरा है भाई ऑल इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव में सब आ जाएगा, बेसिक भी आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी आ जाएगा, और कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस अगर हमने कमोडिटीज वगैरह दी है तो वो भी आ जाएगा इफ एनी, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस। अब इसके बाद में अपना एक टॉपिक आता है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग या रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। क्या प्रोसेस रहता है, बहुत ही सिंपल सा आपका प्रोसेस है। अच्छा कौन फिक्स करता है, कौन रिवाइज करता है, एजी करती है अपनी। अच्छा एजी के पास में ये काम करने के मतलब फिक्स या रिवाइज करने के मिनिमम वेजेस को 2 तरीके हैं। पहला तरीका है वो कमिटीज बना सकती है, और कमिटीज बनाकर उनको क्या बोलेगी, भाई इंक्वायरी करो, ठीक है भाई मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी महंगाई चल रही है, क्या कंडीशंस है, इन्वायरमेंट वगैरह सब देख के बताओ, इंक्वायरी करो और हमें रिकमेंडेशन दो कि भाई किस इंडस्ट्री की क्या मिनिमम रेट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जो कमिटी बनाओगे, इस कमिटी में कौन से लोग आएंगे, इस कमिटी में क्या बोला कौन आएंगे, कुछ लोग आएंगे जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर को, कुछ लोग होंगे जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को, और दोनों इक्वल नंबर में होंगे।
यानी लेट्स से अगर 5 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयर को, तो 5 लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयज को, ठीक है। और कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी होंगे। अब इंडिपेंडेंट लोग कितने होंगे? मैक्सिमम 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। टोटल मेंबर्स जितने भी होंगे उसका कम से कम 1/3 क्या होने चाहिए? उसका 1/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट मेंबर्स, ठीक है। देखो बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज के लोग ले आएंगे कमिटी में, तो वो तो एम्प्लॉय को फेवर करेंगे, मिनिमम जो रेट है वो बहुत ज्यादा बता देंगे कि भाई मिनिमम रेट तो 1 लाख होनी चाहिए। अब ऐसे थोड़ी चलता है, सिर्फ एम्प्लॉयर के आदमी को डाल दोगे कमिटी में तो वो तो कम से कम बताएगा 2 रुपए दे दो, ठीक है। तो ऑब्वियस है हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब दोनों में झगड़ा नहीं हो जाए, कुछ इंडिपेंडेंटली सोचने वाले लोग भी तो होने चाहिए, तो इंडिपेंडेंट पर्सन भी होने चाहिए। तो एक तो ये तरीका हो गया, कमिटी बना लो और कमिटी को बोलो कि भाई तुम रिकमेंडेशन दो। सेकेंड तरीका है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का खुद को जो उनको ठीक लगता है तो वो खुद का प्रपोजल पब्लिश करें ऑफिशियल गजट में कि भाई हमें ये लगता है और हम ये मिनिमम रेट डिसाइड करना चाहते हैं, उसको आप क्या करो ऑफिशियल गजट में पब्लिश करो। और लोगों को मतलब बताया हमने ऑफिशियल गजट से, तो हम अब उनके रिप्रेजेंटेशंस ऑब्जेक्शंस इनवाइट कर रहे हैं कि भाई तुम बताओ तुम्हें ये सही लग रहा है कि तुम्हें कोई दिक्कत है, बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए। अब जो भी है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज ये सब जो है अपने रिप्रेजेंटेशंस वगैरह देंगे विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। अब दोनों में से आप कोई भी तरीका जो है एजी अडॉप्ट कर सकती है। अब जो भी तरीका उसने अडॉप्ट करा है, अब या तो कमेटी वाला है तो उसको रिकमेंडेशंस मिली होंगी पॉइंट नंबर ए में, ठीक है। या फिर अगर बी वाला है ऑफिशियल गजट से पब्लिश करके वो रिप्रेजेंटेशंस मंगवा रही है तो वो मिली होंगी। तो जो भी मिला है उसको फिर वो उसको देखेगी, चेक करेगी, कंसिडर करेगी और उसके बाद में बाय नोटिफिकेशन वो फिक्स या रिवाइज कर देगी मिनिमम वेजेस, ठीक है। और अच्छा मैंने अगर मतलब एजी ने अगर आज मिनिमम वेजेस बताइए तो ऐसा है क्या आज बताइए तो वो कल से इफेक्टिव हो जाएगी? नहीं भाई, टाइम तो दोगे ना, शांति तो रखो थोड़ी सी, टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। तो वो जो इफेक्टिव होगी वो कब से इफेक्टिव होगी? आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन आई है उसके कम से कम 3 महीने का गैप दो, उसके बाद ही वो इफेक्टिव होगा। ऐसे नहीं है आज बोला है और कल से मिनिमम रेट, अभी तक जो रेट थी वो 100 रुपए थी, कल से वो रेट हो जाएगी 500 रुपए, ऐसे एकदम से एक दिन में शिफ्ट नहीं होता, कम से कम 3 महीने का टाइम देना होता है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। जैसे मान लो हो सकता है कि भाई एजी बोल दे कि भाई यहाँ पे 3 महीने नहीं 4 महीने बाद इफेक्टिव होगी, तो वो मान लेना, नहीं कुछ भी बोला है तो फिर 3 महीने माना जाएगा। और एक चीज यहाँ पे बोली है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसको रिव्यू या रिवाइज करना है मिनिमम वेजेस ऑर्डिनरीली एवरी 5 years, मतलब मैक्सिमम 5 साल का आपको टाइम दे दिया कि भाई इससे ज्यादा वेट मत करना, मतलब 5 साल के अंदर अंदर आप रिवाइज कर लेना। अब आपकी मर्जी है, आप 6 महीने में रिवाइज करो, 1 साल में रिवाइज करो, 2 साल में रिवाइज करो, ठीक है। ऑर्डिनरीली जो गवर्नमेंट्स होती है वो 6 महीना 1 साल ऐसे रिवाइज कर देती है, बट 5 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई तुम 10-10 साल में रिवाइज कर रहे हो, भाई 10 साल बहुत लंबा टाइम है, कितना इन्फ्लेशन आ जाएगा उतने से टाइम ड्यूरेशन में। तो भाई बोला 5 साल में तो करना ही पड़ेगा हद मार के आपको मिनिमम वेजेस को रिवाइज। तो ये अपना क्या हो गया यहाँ पे सेक्शन 8 में हमने प्रोसेस पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब तो सिंपल सा एक टॉपिक है, पावर ऑफ सीजी टू फिक्स फ्लोर वेज, ठीक है। फ्लोर वेज होती है एकदम मतलब बेसिक मिनिमम, है ना, मतलब एकदम हम कह सकते हैं कि अटमोस्ट जो आपकी मिनिमम रेट है कि भाई वो वाली फ्लोर वेज है, उससे कम तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकती। जैसे सीजी ने बोल दिया 100 रुपए, तो अब कुछ भी हो जाए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो अपने अपने एरियाज के लिए जो रेट फिक्स करेगी वो 100 रुपए से कम तो नहीं हो सकती। वो 100 रुपए से जैसे मान लो एकदम मिनिमम 100 हो गई, अब किसी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने 110 फिक्स कर दिया मिनिमम, किसी ने कर दिया 120, पर क्या कोई 90 फिक्स कर सकती है? नहीं। तो एकदम फ्लोर वेज हो गई कि भाई इससे कम तो जा ही नहीं सकते, तो वो सीजी बताएगा कि इससे कम तो जाना ही मत तुम। तो सीजी फ्लोर वेज जो है फ्लोर वेज जो है वो डिसाइड करेगी, कंसिडर लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ अ वर्कर, बेसिक सी बात है कि इतना तो चाहिए होगा, इससे कम तो जाना ही नहीं है, ठीक है। अलग अलग जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है वो फ्लोर वेजेस की रेट फिक्स हो सकती है। और जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो एजी फिक्स करेगी, अभी हम पढ़कर आए सेक्शन 6 में, वो फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकती, ठीक है। चलो अब इसके बाद आ जाओ वेजेस फॉर एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे। कभी कभी क्या होता है किसी भी रीजन की वजह से एम्प्लॉय हो सकता है वो कम काम करे, जैसे नॉर्मल वर्किंग डे में लेट्स से वो 8 घंटे का आपका शिफ्ट है, 8 घंटे आप नॉर्मल वर्किंग डे में आपका 8 घंटे का आपका काम होता है, ठीक है। डिसाइड कर रखा है नंबर ऑफ आवर्स 8 आवर्स आपके रहेंगे एक वर्किंग डे के। तो अब किसी रीजन की वजह से, जैसे मान लो भाई पावर कट हो गया, मशीन काम नहीं कर रही है या कुछ भी रीजन की वजह से अगर आपने 6 घंटे काम किया,
तो ऐसा नहीं है कि हम आपको 6 घंटे का पेमेंट करेंगे, नहीं। अगर आपने किसी वजह से कम भी काम करा है तो भी आपको हम पूरा वर्किंग डे का ही पैसा देंगे। लेकिन गलती आपकी है तो तुम खुद गप्पे मार रहे हो, तुम खुद सो रहे हो वहां पे आके कि भाई कूलर चल रहा है, हमारे घर पे कूलर नहीं है, हम तो यहाँ पे आके सोएंगे मस्त, ठीक है, हम गप्पे मारेंगे, यहाँ हम बस खाने पीने आए हैं, आज तो हमें कुछ काम नहीं करना। खुद की गलती है तो ऑब्वियसली बात है पैसा कटेगा। गलती तुम्हारी नहीं है, पावर कट हो गया, एम्प्लॉयर की गलती है, तो उसका जो है आपका पैसा नहीं कटेगा उसमें। लेकिन देखो भैया एक्सेप्शन में क्या बोला, अगर आपने काम नहीं करा, आपकी इच्छा नहीं थी, भाई मुझे मौत आ रही है काम करने में, मैं काम नहीं कर रहा आज, तो वो पैसा कटेगा आपका। या फिर क्या बोला, एंड नॉट बाय ओमिशन बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, कभी कभी वही वाली बात होती है ना कि भाई एम्प्लॉयर के पास काम ही नहीं है देने के लिए, तो अब आपको उसने काम नहीं दिया तो वो आपका पैसा नहीं काट सकता, लेकिन उसने तो आपको काम दे रखा है, आप ही यहाँ पे काम चोरी कर रहे हो तो आपका पैसा कटेगा। नेक्स्ट है वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क। कभी कभी क्या होता है कि कोई वर्कर ऐसा होता है जो 2 या 3 अलग अलग टाइप के काम कर रहा होता है, और वो अलग अलग टाइप के कामों की जो वेज होती है, वेज रेट होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे मान लो वो चेयर बना रहा है और मान लो वो टेबल बना रहा है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। चेयर, एक चेयर के लिए मिलेंगे 200 रुपए और एक टेबल के लिए आपको मिलेंगे 300 रुपए। तो हम ये नहीं बोल सकते कि तुमने एक चेयर बनाया और एक टेबल बनाया तो तुमको 200 रुपए के हिसाब से 400 रुपए मिल जाएंगे, कि 200 चेयर के और 200 ही टेबल के मिलेंगे, नहीं। अगर आपने चेयर बनाया तो चेयर की रेट मिलेगी 200 रुपए, टेबल बनाया तो टेबल की रेट के अकॉर्डिंग 300 मिलेगा। तो अलग अलग टाइप का काम करोगे तो अलग अलग अगर उनकी रेट है तो आपको वो अलग अलग रेट्स के अकॉर्डिंग ही पेमेंट होगा। नेक्स्ट है मिनिमम टाइम रेट फॉर पीस वर्क। देखो क्या बोला है, कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय से हम पीस वर्क करवा रहे हैं, कि हमने उसको अपॉइंट किया था पीस वर्क जो है उसके लिए, कि भाई आप यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। पर कभी कभी मान लो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने पीस रेट डिसाइड नहीं करी उस वाले काम के लिए, बट टाइम रेट डिसाइड कर रखी है। तो क्या बोला है, एम्प्लॉयड ऑन पीस रेट वर्क, जिसके लिए मिनिमम पीस रेट तो फिक्स नहीं है बट मिनिमम टाइम रेट फिक्स है अंडर द कोड। तो अगर कोई बात नहीं, पीस रेट फिक्स नहीं है, टाइम रेट फिक्स है, तो आपको टाइम रेट जो है मिनिमम वाली वो तो मिल ही जाएगी, ठीक है। चलो इसके बाद में ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, फिक्सिंग आवर्स ऑफ वर्क फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे, कि भाई अलग अलग टाइप की जो काम होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, उसमें एक नॉर्मल वर्किंग डे में कितने घंटे का काम होगा, कि भाई 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, कितने घंटे जो है वो काम करना होगा एक दिन में, तो वो कौन फिक्स करेगा, वो एजी ही फिक्स करेगा। इसके अलावा क्या बोला है कि भाई एजी को ऐसे फिक्स करना है कि एक दिन छुट्टी का भी मिलना चाहिए और छुट्टी के पैसे नहीं कटने चाहिए, वो पेड लीव होनी चाहिए, जैसे संडे वगैरह आता है अपना, तो अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी 7 डेज, और वो जो छुट्टी का दिन है उसमें पैसा मिलेगा, पैसा मत काट लेना। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो भाई कि तुम्हें छुट्टी के दिन बुला लिया गया, ठीक है, संडे को भी आके काम करना पड़ रहा है अगर तुम्हें, तो उस पे क्या होगा, पैसा मिलेगा क्या, बिल्कुल पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा तो हमें छुट्टी करके भी मिल रहा था, तो बेनिफिट क्या हुआ, हम काम क्यों करेंगे, ओवर टाइम रेट पे आपको पैसा मिलेगा। क्या बोला है, अगर आप छुट्टी वाले दिन काम करते हो तो आपको नॉर्मल रेट पे पैसा नहीं मिलेगा, ओवर टाइम रेट का पैसा मिलेगा। और ओवर टाइम रेट जो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो कितनी होती है, ट्वाइस। जैसे मतलब मान लेते हैं हम एक दिन का हमें मिलता है 800 रुपए, तो ओवर टाइम अगर आप करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो आप पूरा दिन संडे को भी आ गए तो आपको 800 के नहीं बल्कि 1600 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या बोला है, जैसे ये तो बेसिक चीजें हो गई कि भाई हाँ छुट्टी का दिन मिलेगा, छुट्टी पेड लीव मिलेगी इस तरीके से। लेकिन क्या बोला, कुछ कुछ ऐसे जगह होती हैं, कुछ कुछ ऐसे टाइप के काम होते हैं जहां पे थोड़ी सी इमरजेंसी वाले होते हैं, कि भाई अगर जैसे मान लो इंपॉर्टेंट काम है तो हम उस टाइम पे छुट्टी नहीं दे सकते एम्प्लॉय को। जैसे देखो क्या बोला है कि कुछ कुछ ऐसे काम है, जैसे इमरजेंसी कोई काम है या प्रिपरेटरी कॉम्प्लीमेंट्री कोई काम है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि भाई पूरा दिन काम नहीं कर रहा है वो बंदा, जैसे कुछ घंटे का ही काम कर रहा है, वो कुछ देर का ही काम कर रहा है वो सिर्फ, ठीक है, तो पूरा दिन उसका काम नहीं है। टेक्निकल वर्क है कुछ जो कि आपको कैसे भी करके ड्यूटी कंप्लीट होने से पहले ही करना है ना, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा टाइम खत्म हो गया अब तो हमें घर जाना है, नहीं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको करने ही होते हैं, ठीक है, ड्यूटी खत्म करने से पहले, घर जाने से पहले कुछ टेक्निकल काम है भाई करना है खत्म। क्लाइंट को हमें रिपोर्ट आज के आज देनी है तो भाई देनी है, ठीक है, अब वो थोड़ा सा वैसा काम हो गया, बट हाँ जैसा भी है कि भाई कंप्लीट करके ही जाना है हमें। और वर्क डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल फोर्सेस, ठीक है।
तो कुछ नेचुरल फोर्सेस वगैरह जो है, नेचर के ऊपर कोई वर्क डिपेंडेंट है, तो ये कुछ ऐसे टाइप के काम है जहां पे नॉर्मल रूल्स नहीं लग सकते कि भाई 8 घंटे का काम है तो कुछ भी हो जाए। अब भाई इमरजेंसी है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो अब किसी की सर्जरी चल रही है, सर्जरी के बीच में उसके 8 घंटे खत्म हो गए, तो क्या वो उसका पेट खुला छोड़ के घर पहुंच जाएगा? क्या नहीं जा सकता ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे काम है भाई। तो ऐसे अगर कोई चीजें हैं, तो वहां पे क्या बोला है कि ये जो ऊपर वाले रूल्स हैं, ये ऊपर जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है एज मे बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, चलो आगे देखो क्या बोला। वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क, अभी हमने ऊपर बात कर ही ली थी कि अगर आपसे ओवर टाइम करवाया जा रहा है तो आपको वेजेस मिलेंगी विच शेल नॉट बी लेस देन ट्वाइस द नॉर्मल रेट। जो नॉर्मल रेट है उसका डबल रेट मिलेगा आपको, है ना। एंड विद दिस जो अपना मिनिमम वेजेस वाला टॉपिक है पूरा, वो अपना होता है कंप्लीट। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्या टॉपिक आता है? पेमेंट ऑफ वेजेस। क्या टॉपिक आता है अपना? पेमेंट ऑफ वेजेस। ओके, सिंपल सा ये भी देखो क्या बोला है। पेमेंट कैसे मिलेगा? पेमेंट कैसे भी मिल सकता है आपको, ठीक है, कॉइन्स भी मिल सकते हैं, चिल्लर, है ना, करेंसी नोट्स, चेक, या आपके डायरेक्टली अकाउंट में पैसा क्रेडिट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आपको मिल सकता है, मतलब कैसे भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। अब पैसा ठीक है मिलेगा तो सही, अब कब मिलेगा पैसा? ठीक है, तो वेज पीरियड क्या होगा हमारा, है ना। तो डेली, अब आपने देखो बेसिकली वो वाले लोग भी इसमें आते हैं ना कि जो डेली वाले लेबरर्स होते हैं कि भाई पूरा दिन का काम कर लिया और हमें दिन का पैसा उसी दिन चाहिए। ठीक है, जो आपके मजदूर वगैरह होते हैं, तो डेली भी हो सकता है, वीकली बेसिस पे भी पैसा मिल सकता है, पूरा वीक काम करने के बाद पैसा दे दो वीक का। ठीक है, फोर्टनाइटली भी हो सकता है, फोर्टनाइटली जनरली 2 वीक्स होता है, तो 14 या 15 डेज हम मान लेते हैं इसको, और मंथली भी मिल सकता है। तो ये इस तरीके से डिसाइड किया जा सकता है, तो वो एम्प्लॉयर डिसाइड कर लेगा कि मुझे पैसा डेली बेसिस पे देना है, वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली। अच्छा, नो वेज पीरियड शेल बी मोर देन मंथ। इसका मतलब कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें पैसा 3-3 महीने से दूंगा, क्वार्टरली दूंगा, 3 महीना काम करो फिर पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम 1 महीना, मतलब यानी कि वेज पीरियड 1 महीने से ज्यादा, ये आपका पूछ सकता है एमसीक्यू में। आपका जो है वेज पीरियड 1 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, यानी आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 2 महीने के बाद पैसा दूंगा आपको, 2 महीने काम करो पहले, या 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मंथली मैक्सिमम है। अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट सेक्शन है टाइम लिमिट फॉर पेमेंट। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट। अच्छा, अगर आपका वेज पीरियड डेली वाला है कि आपको डेली पैसा मिलेगा, तो उस टाइम में पैसा आपको कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। जैसे अगर आपको एक दिन में 8 घंटे काम करना है, तो जब आपकी 8 घंटे की शिफ्ट पूरी हो गई तो आप उस दिन का पैसा सेम डे ले जाओ। वीकली है तो वीकली में आपको कब मिलेगा? लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, यानी छुट्टी से पहले। जैसे लेट्स से संडे को छुट्टी आती है तो आपको सैटरडे को उस वीक का पैसा मिल जाएगा, तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। ठीक है, बिफोर वीकली हॉलीडे। इसके बाद क्या बोला है आपको? फोर्टनाइटली। तो फोर्टनाइटली में क्या बोला है? बिफोर द एंड ऑफ सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ फोर्टनाइट, यानी कि जिस दिन आपकी फोर्टनाइट खत्म हो रही है, ठीक है, जिस दिन आपकी फोर्टनाइट खत्म हो रही है उसके अगले 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब फोर्टनाइट बेसिकली 2 वीक्स को हम बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको 14 डेज माना जाता है, वैसे 14 डेज की ही होती है, कहीं कहीं पर इसको 15 डेज ही मान लेते हैं कुछ कुछ लोग। ठीक है, तो आपको तो फोर्टनाइटली ही लिख के आना है। अब जैसे लेट्स से अपनी जो फोर्टनाइट है मान लेते हैं वो खत्म हो रही है 15 तारीख को। कब खत्म हो रही है? 15 तारीख को। तो आपको जो पैसा है वो कब मिलेगा? 17 तारीख से पहले पहले। ठीक है, मतलब आपको +2 कर देना है ना। तो ये खत्म हो गई एंड ऑफ फोर्टनाइट, उसके अगले 2 दिन के अंदर अंदर, मतलब 17 से पहले पहले आपको पैसा मिल जाना चाहिए। और मंथली है, मंथली के केस में क्या होता है? अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले। जैसे अगर मुझे अप्रैल का पैसा चाहिए तो मुझे 7 मई जो है उससे पहले पहले मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये याद करना बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये, देखा जाए तो बस इसको याद रखना होता है हमें, है ना। और इसके ऊपर फ्री के मार्क्स से अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आया हुआ है, देखो, है ना। फिर क्या बोला है? मान लेते हैं किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने रिट्रेंच कर दिया, निकाल दिया भाई। अच्छा, रिट्रेंच का मतलब तो क्या होता है कि एम्प्लॉयर के पास काम नहीं था, ठीक है, इस वजह से अभी आपको परमानेंटली हमने निकाल दिया। रिमूवल, उल्टे फुल्टे काम करके गए और धक्के देके निकाला गया भाई, तुमको डिसमिस कर दिया या तुमने खुद ने रिजाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है भाई उसका जो पैसा बनता है, जैसे लेट्स से उसने 20 दिन काम किया था महीने में और हमने उसको निकाल दिया या उसको रिमूव कर दिया या उसने रिजाइन कर दिया, वट तो जो उसका 20 दिन का पैसा बनता है
वो उसके छोड़ने के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको देना है, विद इन 2 वर्किंग डेज। ठीक है, ये सब जो छोटी मोटी चीजें है ना, एमसीक्यू में भी आपसे पूछी जा सकती है। चलो, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है इस बार आ जाए इसमें से। डिडक्शंस विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस। अब अगर आप एम्प्लॉयर को बोलोगे तो वो तो बैठा है आपकी सैलरी काटने के लिए, ठीक है, तुम फालतू बैठे हो, तुमने एक मक्खी मार दी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मक्खी मारने की, चल तेरे पैसे कटेंगे। तूने काम नहीं करा, वो 2 सेकंड के लिए मक्खी मारी है तो वो 2 सेकंड के पैसे कटेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप एम्प्लॉयर को सारी पावर दे दोगे तो वो तो बैठा ही आपके पैसे काटने के लिए। इसीलिए हम सारे के सारी पावर एम्प्लॉयर को नहीं दे सकते कि भाई तुम हर पैसा काट लो, हर डिडक्शन कर लो। इसीलिए कोड साफ साफ बोलता है कि भाई हम जो डिडक्शंस बोलेंगे ना वही कर सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी से उल्टे फुल्टे डिडक्शंस तुम नहीं कर सकते हो। समझ आई बात? तो ओनली ऑथराइज डिडक्शंस एज पर कोड कैन बी मेड। जो कोड ने अलाउ कर रखे हैं वो ही डिडक्शंस कर सकते हो फ्रॉम वेजेस, उसके अलावा आप डिडक्शंस नहीं कर सकते। अब इसी वाले सेक्शन 18 में ही एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको, जिसमें आपको एक चीज बताइए कि कौन सी जो चीज है वो डिडक्शन मानी जाएगी और कौन सी चीज है जो डिडक्शन नहीं मानी जाएगी। तो पहले बोला है कि हम डिडक्शन किसको मानेंगे, अगर कोई पेमेंट एम्प्लॉय ने करा है टू एम्प्लॉयर या हिज एजेंट। नॉर्मली क्या होता है, पैसा कौन देता है, एम्प्लॉयर किसको देता है, एम्प्लॉय को, ठीक है, लेकिन उल्टा हो गया, एम्प्लॉय ने कोई पैसा एम्प्लॉयर को दिया एक तरीके से, तो हम उसको डिडक्शन ही मानेंगे। कभी कभी आपने सुना भी होगा, जैसे हम जो ये ट्रेनिंग वगैरह करते हैं स्पेशली अपनी आर्टिकलशिप वगैरह, आपने सुना है कुछ कुछ ऐसे जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, मतलब जो आपके बेसिकली जिस भी पर्सन के पास, प्रोफेशनल के पास आप लोग काम कर रहे होते हो फर्म में या कहीं पर भी, तो आपने सुना होगा कहीं कहीं पे किसी के एक्सपीरियंसेस की, वो आपको क्या बोलते हैं कि हम आपको ऑन रिकॉर्ड तो पेमेंट कर देंगे, ठीक है, इतना जैसे 5,000 रुपए वटेवर, और तुम क्या करना, हमें कैश में इसको रिटर्न कर देना वापस से। यानी हम दिखा तो रहे हैं कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, बट तुम हमें वापस कर देना। तो ये वाली तो बात हो गई कि हमने आपको दे दिया, तो हमने दिखा तो दिया कि हमने आपको पूरी सैलरी दे दी, बट हम तुमसे वापस ले लेते हैं कैश में या कैसे भी, तो अल्टीमेटली वो डिडक्शन ही तो है। तुमसे वापस ले लिया हमने या तुमने हमें वो पैसा दे दिया, तो वो डिडक्शन माना जाएगा। अच्छा, अब किसको डिडक्शन नहीं मानोगे, एनी लॉस ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉय फॉर सफिशिएंट कॉस्ट ड्यू टू, यानी कि किसी रीजन की वजह से अगर एम्प्लॉय को लॉस ऑफ वेजेस हो रहा है, उसको वेजेस कम मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब देखो रीजन यहाँ पे क्या है कि क्यों कम मिल रही है, भाई उसका इंक्रीमेंट रोक लिया गया या प्रमोशन रोक लिया गया। अब ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है, या वो लगता होगा भाई एम्प्लॉयर को कि ये केपेबल नहीं है, अभी हमें किसी और को प्रमोट करना चाहिए, तो प्रमोशन हमने आपका रोक लिया, इंक्रीमेंट हमने रोक लिया, तो क्या हम उसे डिडक्शन मान लेंगे? वो तो हुआ ही नहीं है ना, आपकी सैलरी तो बढ़ी ही नहीं है, तो वो रोक लिया हमने, तो वो डिडक्शन कैसे माना जाएगा? तो ये डिडक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। रिडक्शन टू लोअर पोस्ट, उल्टा फुल्टा काम कर रहे हो भाई तुम, तो हमने तुम्हारी पोजीशन जो है रिड्यूस कर दी, तो वो भी रिडक्शन नहीं माना जाएगा। तुम्हें सस्पेंड कर दिया, तो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली बात है आगे से। तो ये सब चीजों की वजह से अगर तुम्हें लॉस हो रहा है वेजेस का, तो वो रिडक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलो, अब हमें पढ़ना है कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड है अंडर दिस कोड, ठीक है, ये तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है, ये पूछ सकता है 7 मार्क्स में। देखो क्या है ना, इंडस्ट्रियल लॉ में बहुत सारी चीजें हैं, तो तुम ट्राई करो, ठीक है, अभी कम टाइम है या जैसे भी है, तो तुम ये ट्राई करो, या तुम्हें अगर लगता है कि हमें चीजें याद कम रहती हैं, रट्टा हम नहीं मार पाते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत होगी, तुम ऐसे टॉपिक्स ढूंढो जिसमें 7 मार्क का कंटेंट बन सकता है, ठीक है, मतलब छोटे 1-2 लाइन वाला टॉपिक जो है ना वो ओनली एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे ये टॉपिक कितना बड़ा है, आगे हम एक फाइन का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़े से ऐसे टॉपिक्स जो तुम्हें लग सकता है कि यार ये पूछ सकते हैं वो 7 मार्क्स में, उसको ज्यादा अच्छे से करो। तो कौन से डिडक्शंस जो है वो अलाउड है, पहला है फाइन, एम्प्लॉयर जो है वो फाइन काट सकता है तुम्हारा, ठीक है, तुमने कुछ उल्टा फुल्टा किया तो वो फाइन काट सकता है, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 19 में। एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, भाई तुमने छुट्टी वुट्टी मारी है तो तुम छुट्टी करोगे तो पैसा कटेगा ही कटेगा, उसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, सेक्शन 20 में आगे आएगा। तो फाइन का पैसा कट सकता है, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी कट सकता है, डैमेज या लॉस ऑफ गुड्स और मनी अंडर एम्प्लॉयज कस्टडी ड्यू टू हिज नेग्लेक्ट और डिफॉल्ट। मान लेते हैं एम्प्लॉयर ने तुम्हें कोई चीज संभाल के रखने के लिए दी थी, या तुम्हें कोई पैसे संभाल के रखने के लिए दिए थे, तुमने लापरवाही करी, वो चीज टूट गई, ठीक है,
या वो पैसे खो गए, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें संभाल के रखने के लिए दी है और वो तुम्हारे पास वो चीज है और वो गुम जाती है, टूट जाती है, या जो है चोरी वोरी हो गई तुम्हारे अंडर से, तो ऑब्वियस तुम्हारा पैसा कटेगा। इसके बाद में है हाउस अकोमोडेशन सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें हमने हाउस अकोमोडेशन, घर वर जो है उसमें रहने की फैसिलिटी हम तुम्हें प्रोवाइड कर रखी है, तो उसका रिडक्शन तो ऑब्वियस सी बात है कटेगा। अच्छा, एमेनिटीज या सर्विसेज सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर तुम्हें कुछ जो है सर्विसेज वगैरह, एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मान लो कि ट्रैवलिंग वगैरह वो इंक्लूडेड नहीं था तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में, बट वो तुम दूर रहते हो तो वो तुम्हें प्रोवाइड कर देता है, या कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देता है, तो वो सारी चीजें। तुम्हें घर वर दिया था, उसका इलेक्ट्रिसिटी वाटर वो एम्प्लॉयर पे कर देता है, तो वो सब तुम्हारे पैसे कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज बोली कि भाई जो ये सर्विसेज वगैरह है ना, नॉट इंक्लूड टूल्स या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। भाई तुम मान लो तुम लेबरर हो, ठीक है, या तुम्हें, या फिर तुम जो है वर्कर हो और तुम्हें कुछ मशीन मशीन पे काम करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत है, कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत है, और वो तुम मांगने गए एम्प्लॉयर से, तो तुम्हारा पैसा काट लेगा कि भाई तुम मेरे से रॉ मटेरियल मांगने आए थे, तुम मुझसे स्क्रू ड्राइवर मांगने आए थे या हथौड़ा मांगने आए थे, पैसे कटेंगे। पागल वागल हो भाई, वो मुझे मेरे काम में चाहिए, मैं खुद थोड़ी पर्सनली यूज कर रहा हूँ हथौड़ा, तुम्हारे काम में यूज कर रहा हूँ ना, तो उसके पैसे नहीं कटेंगे, ऑब्वियस सी बात है। पर्सनली कुछ आपके काम की चीज है और वो आपको प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, तो उसका पैसा कटेगा। अच्छा, डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ, वो आपसे रिकवरी कर सकता है, तो रिकवरी करने के लिए वो आपकी सैलरी में से पैसा काट सकता है। क्या क्या? एडवांसेस, मान लो आपने कोई लोन वोन लिया है आपके एम्प्लॉयर से, तो अब लोन लिया है तो वो लोन का पैसा जो है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट, वो काटेगा, ऑब्वियस सी बात है। एडजस्टमेंट फॉर ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस, कभी कभी मान लो जैसे गलती से आपको वेजेस ज्यादा पे हो गई हूँ, ठीक है, तो अगर आपको वेजेस ज्यादा पे हो गए हैं तो अगले महीने की सैलरी से काट लेंगे, ठीक है। या फिर लोन्स मेड फ्रॉम एनी लेबर फंड एंड इंटरेस्ट, अगेन कोई लेबर फंड वगैरह है और उससे आपको कोई लोन वोन दिया था, तो वो वाला पैसा कट जाएगा लोन वोन का, ठीक है, और इंटरेस्ट वगैरह का। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन्स ग्रांटेड फॉर हाउस बिल्डिंग एंड इंटरेस्ट, अगेन आपको कोई घर बार बनाना था और उसके लिए आपने लोन वोन लिया था आपके एम्प्लॉयर से, तो उसका जो पैसा है वो काट लेगा आपकी सैलरी से, इंटरेस्ट वगैरह भी काट लेगा। इसके बाद में इनकम टैक्स या अदर स्टैट्यूटरी लेवी पेबल बाय द एम्प्लॉयर, रिडक्शन रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अथॉरिटी। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि भाई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को कोई इनकम टैक्स का पैसा पे करना था, या कोई लेट्स से जो है गवर्नमेंट को कोई पैसा डिपॉजिट करना था, ठीक है, लाइक पीएफ वगैरह कुछ पैसा हो गया वो डिपॉजिट करना था, तो उसने एम्प्लॉयर को ही बोल दिया कि आप मेरे बिहाफ पे कर दिया करो ये सब चीजें। तो अगर एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे कर रहा है तो वो ऑब्वियस है कि वो आपकी ड्यूटी बनती थी करने की, आपकी सैलरी से कटना चाहिए, वो तो वो काटेगा। या कोर्ट या अथॉरिटी है, उसने कोई ऑर्डर दिया है कि भाई एम्प्लॉय की गलती है तो इसकी सैलरी से इतना पैसा कटना चाहिए। बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, आप इसको रीड करके ना एक दो बार खुद से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन टू या रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी फंड या स्कीम लाइक पीएफ, पेंशन फंड, हेल्थ इंश्योरेंस। देखो क्या होता है, ये सब आपकी सोशल सिक्योरिटी फंड या स्कीम्स होती हैं, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये सब चीजें। तो अगर आपने बेसिकली इनमें से कोई पैसा जैसे डिपॉजिट किया होता है, तो अगर आप उसको पहले से ही विड्रॉ कर लेते हो या पहले से ही उसमें से लोन वोन ले लेते हो, ठीक है, तो वो जो पैसा होता है वो आपको अगेन रीपेमेंट वगैरह करना होता है इस तरीके से। या इसमें आपको जो पैसा वगैरह डिपॉजिट करना होता है स्टार्टिंग में भी, अगर वो आपके बिहाफ पर एम्प्लॉयर ने कर दिया तो वो आपसे पैसे काट लेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है, उसमें कोई पेमेंट वगैरह अगर आपको करना है तो उसका पैसा आपका कट जाएगा। फीस या कॉन्ट्रीब्यूशन है बाय एम्प्लॉइज रिटन कंसेंट फॉर मेंबरशिप ऑफ एनी ट्रेड यूनियन, जैसे आपने सुना होगा कि जो लेबर वगैरह होते हैं ये ट्रेड यूनियन का मेंबर बन जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसके मेंबर बन जाते हैं, तो उसमें कोई अगर फीस या कॉन्ट्रीब्यूशन पे किया है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने, लेकिन किसने बोला था उसको, एम्प्लॉय ने कहा था कि भाई मुझे ट्रेड यूनियन का मेंबर बनना है और ये पैसा मेरा लगेगा इसमें, तो आप ही मेरे बिहाफ पर डिपॉजिट कर देना। मतलब अल्टीमेटली ये जो लास्ट के कुछ पॉइंट्स आए हैं, पैसा एम्प्लॉय को देना चाहिए पर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को बोल रहा है भाई मेरे बिहाफ पर आप दे दो, तो वो ऑब्वियस उसका पैसा काटेगा सैलरी में से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कुछ जो 3 पॉइंट्स है वो रेलवेज के लिए। भाई रेलवे को कोई लॉस हुआ, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को कोई लॉस हुआ, तो लॉस जो हुआ है
वो किसकी वजह से हुआ है? एम्प्लॉय की वजह से। क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट कर लिया काउंटरफीट, फोर्ज या म्यूटिलेटेड करेंसी। मतलब जैसे मान लो कोई कस्टमर वगैरह आया रेलवे में, उसने कोई फटा हुआ नोट दिया, गला हुआ नोट दिया, नकली नोट दिया, एम्प्लॉय ने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे किसका लॉस हुआ? रेलवे वालों का। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय की सैलरी से काट लेंगे। या फिर एम्प्लॉय ने लेट्स से किसी की टिकट चेक नहीं करी, ठीक है, वो बिना टिकट के चढ़ गया था, तो टिकट वगैरह चेक नहीं करी, उससे फेयर कलेक्ट नहीं करा, फ्रेट वगैरह कलेक्ट नहीं करा, ये सब चीजें, बिल ही नहीं बनाया उसका, तो अगेन ठीक है। और रिबेट या रिफंड दे दिया इनकरेक्टली ड्यू टू नेग्लिजेंस, मतलब उसको कोई रिफंड देना था ही नहीं हमें, ठीक है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉय ने, बिल्कुल बेवकूफ था एम्प्लॉय या नेग्लिजेंट था, लापरवाही से किसी को गलत रिफंड कर दिया, रिफंड करना ही नहीं था, तो ऑब्वियस है इन सब की वजह से किसको लॉस होगा? रेलवे वालों को। तो वो रेलवे वाले अपने लॉस की रिकवरी किससे करेंगे? एम्प्लॉय की सैलरी से काट के करेंगे ना। ठीक है, फिर क्या बोला है? डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड या अदर फंड विद एम्प्लॉयज रिटर्न कंसेंट। अगेन वही है, एम्प्लॉय ने बोला है एम्प्लॉयर को कि भाई मुझे कंट्रीब्यूशन देना है पीएम नेशनल रिलीफ फंड में या किसी भी फंड वगैरह में जो गवर्नमेंट का बना हुआ है, तो मेरे बिहाफ पे इतना पैसा डिपॉजिट कर दिया करो। तो वो ऑब्वियस एम्प्लॉय ने बोला है एम्प्लॉयर को, उसके बोलने पे कर रहा है, तो पैसा काटेगा ही उसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये अलग अलग आपकी डिडक्शंस हैं जो कि आपकी सैलरी से कट सकते हैं। इसके अलावा और कोई डिडक्शन एम्प्लॉयर नहीं काट सकता। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बोलिए कि भाई ये सब डिडक्शंस मिलाकर टोटल जो अमाउंट होगा इन एनी वेज पीरियड शेल नॉट एक्सीड 50% ऑफ वेजेस। ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे लेट्स से तुम्हारा एक वेज पीरियड एक मंथ है, तुम्हारे मंथ की सैलरी मान लेते हैं 10,000 रुपए और डिडक्शन आ रहे हैं 8,000 रुपए, भाई पागल हो क्या? 2,000 रुपए सैलरी पे करोगे, 8,000 डिडक्शन काट के? तो बोला यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी वेज पीरियड में जो आपके डिडक्शंस हैं वो मैक्सिमम 50% हो सकते हैं वेजेस के, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, चलो, तो ये अपना यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गया? ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया डिडक्शंस वाला टॉपिक। अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट, आपको याद है हमने डिडक्शंस के स्टार्टिंग में बात की थी फाइन और एक एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, वो अभी हमें यहाँ पे एक दो टॉपिक्स देखते हैं। देखो सबसे पहले बोला है फाइन। अच्छा, फाइन के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। फाइन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन 19। अच्छा, फाइन क्या बोला है? ऑब्वियस ही बात है, फाइन तुम्हारा कट सकता है। अब किस चीज का फाइन कटेगा, एक बात बताओ, मुझे पता ही नहीं है कि ये चीज नहीं कर सकते, उसका फाइन कटेगा। ठीक है, अब जैसे लेट्स से मुझे जो है वो क्लास के बीच में चाय पीने का मन कर गया है ना, अब मैंने चाय पी ली क्लास के बीच में। मान लो कि मुझे जो है आके यहाँ पे कोई बोल दे एम्प्लॉयर कि भाई तुमने चाय कैसे पी ली, यहाँ पे फाइन कटेगा तुम्हारे 500 रुपए। अरे पागल हो, तुमने कब कहा था चाय नहीं पी सकते हम क्लास के बीच में? बताना तो चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप उसी चीज को फाइन काट सकते हो जो आपने बताया है। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि भाई अगर हम लेट पहुंचते हैं, ठीक है, कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो लेट पहुंचने पे जैसे फाइन कट जाता है ना। तो कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है, जैसे नॉर्मली मैंने जहाँ पे पहले जो है मैं जॉब करती थी, तो वहां पे ऐसा करते थे कि भाई अगर आप 3 मिनट से ज्यादा लेट हो गए तो आपके हर मिनट के इतने इतने रुपए कटेंगे। ऐसे बहुत सारी उल्टी फुल्टी चीजें वो लोग करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले बतानी चाहिए ना वो चीज, ऐसे थोड़ी हो जाता है कि आप पैसे ही काट लोगे। तो फाइन वाली चीज में क्या बोला है यहाँ पे कि फाइन आप तभी लगा सकते हो जब वो चीज आपने पहले बताई हो आपके एम्प्लॉय को कि भाई ये करोगे तो फाइन लग जाएगा। ठीक है, और ऐसे किसी भी आलतू फालतू रैंडम चीज के ऊपर आप फाइन नहीं लगा सकते हो, है ना, कि तुम ऐसे करोगे तो फाइन लग जाएगा, ऐसे करोगे तो फाइन लग जाएगा। तो बताना पड़ेगा। तो फाइन किस किस रीजन की वजह से? भाई वो लेट वेट आने की वजह से, यूनिफॉर्म नहीं पहनी आपने, फॉर्मल्स में नहीं आए, इनफॉर्मल में आ गए आप लोग, पजामा पहन के आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपका बताना पड़ेगा आपको पहले, और आप ये सबका फाइन काट सकते हो। तो क्या बोला? फाइन कैन बी इम्पोज ओनली फॉर दोज एक्ट्स या ओमिशंस एज स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉयर, वो भी विद द अप्रूवल ऑफ एजी। यानी आपको ऐसे नहीं कुछ भी आपने फाइन काट के जो है वो बता दिया कि इसका फाइन कटेगा, नहीं, आपको बताना होगा कि भाई ये चीजें अगर आप करोगे या ये चीज आप नहीं करोगे तो आपका फाइन कटेगा। और ये आप किससे पूछकर करोगे कि मैं ये वाला फाइन जो है, हम ये फाइन लगा सकते हैं क्या एम्प्लॉय के ऊपर, या आप पहले पूछोगे एजी से। ठीक है, उसने हाँ बोल दिया, फिर वो आप एक नोटिस बोर्ड पे लगा दोगे, एक नोटिस में लगा दोगे जो कि आपकी प्रेमाइसिस पे लगा रहेगा, ताकि वो एम्प्लॉयज उसको पढ़ सके कि अच्छा ये करेंगे तो फाइन कटेगा। ठीक है, फाइन आप तभी लगाओगे, आप पहले एम्प्लॉय को क्या दोगे? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे, उसकी पहले बात सुनोगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम फाइन किसी भी वेज पीरियड में कितना लग सकता है? 3%। ऐसा नहीं है 10,000 की सैलरी है 5,000 का फाइन लगा दिया, पागल हो क्या? नहीं,
नहीं लगा सकते। कितना फाइन लगा सकते हो? मैक्सिमम सिर्फ 3% ऑफ टोटल वेजेस, ठीक है। तो इन दैट वेज पीरियड की बात हो रही है भाई, वेज पीरियड पर डे वाला है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नो फाइन ऑन एम्प्लॉयज बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। छोटे बच्चे हैं यार, हो गई यार गलती है, 15 ईयर्स से छोटे बच्चे पे क्या तो तुम फाइन लगाओगे, बेचारा तुम्हारे लिए काम कर रहा है आके इतना मजबूरी में, ठीक है, छोड़ दो उसको। फाइन इम्पोज कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर आपने एम्प्लॉय के ऊपर फाइन लगाया है तो भाई फाइन उससे इंस्टॉलमेंट में मत लेना, भाई तू 2 रुपए आज दे दे, 2 रुपए कल दे दे, 2 रुपए परसों दे दे, फिर 2 रुपए तू 2 महीने बाद दे दे, नहीं, इंस्टॉलमेंट में नहीं लेना, एक ही साथ लेना है, ठीक है। और देखो यहाँ पे कैन नॉट है तो इंस्टॉलमेंट में आप नहीं ले सकते हो। और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम विच इट इज इम्पोज, यानी कि अगर मेरे पे फाइन आज लगा है तो मुझे अगले 90 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। 90 डेज में अगर आपने रिकवरी नहीं करी फाइन की तो आप 90 डेज के बाद, भाई 2 साल के बाद तुम ये बोलोगे तुम्हारा फाइन बनता है 2 साल पुराना, पागल हो क्या, पहले ही मांग लेते। तो 90 डेज के बाद आप उसकी रिकवरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। फाइन डीम्ड इम्पोज ऑन द डे ऑफ एक्ट। फाइन कब माना जाएगा आपके ऊपर लग गया? जब आपने वो उल्टी फुल्टी हरकत करी है, ठीक है। फाइन को रिकॉर्ड करना रजिस्टर में, जो भी हमने फाइन वगैरह कलेक्ट करा है, एम्प्लॉयर, ध्यान से सुन लो, एम्प्लॉयर वो फाइन कलेक्ट करके पार्टी नहीं कर सकता कि भाई फाइन कलेक्ट कर लिया, बहुत सारा फाइन हो गया, चलो दारू पार्टी करते हैं, नहीं, ऐसी हरकतें नहीं कर सकता एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को वो जो फाइन का अमाउंट उसने कलेक्ट करा है ना, वो एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए ही यूज करना है। तो अगर आप फाइन कलेक्ट भी कर रहे हो तो तुम खुद के लिए यूज नहीं कर सकते हो, एम्प्लॉय के वेलफेयर में लगा दो उसको, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है डिडक्शंस फॉर एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, सेक्शन 20। अच्छा, छुट्टी वुट्टी करी अगर आपने तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने छुट्टी वुट्टी करी है फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क फॉर होल या पार्ट ऑफ द वर्क पीरियड, तो आप उसको डिडक्शन, जैसे लेट्स से आप हाफ डे आए तो हाफ डे का पैसा कट जाएगा, हाफ डे का मिल जाएगा, इस तरीके से। पूरा दिन छुट्टी करा तो पूरे दिन का आपका पैसा कट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला है कि डिडक्शंस हो सकते हैं। डिडक्शंस मस्ट बी प्रपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ एब्सेंस। ऑब्वियस सी बात है, लेट्स से अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे काम करते हो और आप 4 घंटे आए और 4 घंटे छुट्टी पे हो, 8 घंटे का आपको मिलता है लेट्स से 600 रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है 4 घंटे का आपको कितना मिलेगा? 300 रुपए, प्रपोर्शनेट। ये थोड़ी बोल सकते हो कि तुम सिर्फ 4 घंटे काम करने के लिए आए हो 100 रुपए मिलेंगे, तो वो पागल है, वो क्यों आएगा? तो प्रपोर्शनेट ही आप पैसा काट सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है मास बंक, जो तुम लोगों ने किया होगा कभी कभी कॉलेज से, कि भाई 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज, 10 और मोर एम्प्लॉयज ज्वाइंटली एक साथ मिलकर छुट्टी ले रहे हैं, मतलब मास बंक पे जा रहे हैं, वो भी विदाउट प्रॉपर नोटिस एंड रीजनेबल कॉज। ना तो बताया, ना उनके पास कोई वैलिड रीजन था छुट्टी लेने का, फिर भी 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज ने एक साथ मिलकर सेम डे पर छुट्टी ले ली। तुम लोगों ने भी किया होगा। एम्प्लॉयर में डिडक्ट वेजेस अप टू 8 डेज एज पर एम्प्लॉयमेंट। अभी तो क्या कहता है, प्रोपोर्शनेट पैसा काटोगे, बट मास बंक किया है, बिना बताए 10 या उससे ज्यादा लोगों ने छुट्टी एक साथ ली है, तो क्या बोला, एम्प्लॉयर 8 दिन तक का पैसा काट सकता है, 8 डेज तक का पैसा काट सकता है उन लोगों का। और देखो लास्ट पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे, एम्प्लॉय रिफ्यूजिंग टू वर्क विदाउट रीजनेबल कॉज डीम टू बी एब्सेंट इवन इफ फिजिकली प्रेजेंट। कुछ कुछ एम्प्लॉयज होते हैं ना भाई, काम पे तो हमें आना है पर काम पे आके हम काम नहीं करेंगे, हम एक तरीके से छुट्टी मना रहे हैं काम पे जाके, मतलब टाइम पास कर रहे हैं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, फालतू बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बस देख रहे हैं लोगों को, मक्खी मार रहे हैं। तो कोई सेंस हुआ तुम्हारा काम पे आने का? ऐसे थोड़ी है कि बस जाके अटेंडेंस लगानी है मैं कॉलेज में, भाई तुम काम पे जाते हो, एम्प्लॉय हो तुम, स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम गए भी हो वहां पे बट तुम एक्चुअली काम ही नहीं कर रहे हो, तो हम ये मानेंगे कि तुम छुट्टी पे हो, ठीक है, भले तुम एक्चुअली वहां पे हो। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आपका सेक्शन नंबर 20 होता है कंप्लीट। एंड विद दिस जो अपना पूरा पेमेंट ऑफ वेजेस वाला टॉपिक है वो भी अपना होता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा पेमेंट ऑफ बोनस, बट उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।